नमस्कार दोस्तों, यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन क्या सिलेबस को आपने देख के एनालाइज किया? अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देखते हुए आपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया? यदि नहीं किया तो आइए देखते हैं कि उसमें से कुछ कमियां या कुछ पॉइंट्स हम निकालते हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वीडियो का भी मकसद यही है। शुरुआत करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए में अगर आप देखो तो इसमें मोस्टली हम अगर देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली हम इसको ग्रामर मान के छोड़ देंगे कि सिर्फ ग्रामर है और ग्रामर पे ध्यान देंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ करना चाह रहा हूँ, जैसे प्रोज, पोइट्री, कॉम्प्रिहेंशन और अप्रिसिएशन। पढ़ने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आप ध्यान दो तो आप समझ पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ मतलब है उसका मीनिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग। मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अगर आप उसमें ध्यान दो तो उसके कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं। आप कोई प्रोज पढ़ रहे हो, कोई पोइट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें से आप क्या उन की एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख पा रहे हो? क्या आप उन्हें एब्जॉर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? जैसे मैं कहता हूँ कॉम्प्रिहेंशन में थीम आप उसकी जान पा रहे हो, मूड जान पा रहे हो, टोन जान पा रहे हो, उसकी एनालाइज कर पा रहे हो, स्टैंजा को, राइम को, और उसका जो रिलेशन है, यदि पोएम पढ़ रहे हो तो उसका कोई हिस्टोरिकल रिलेशन है या कल्चरल रिलेशन है। ऐसे अगर हम किसी प्रोज या पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमें आसान होता है उसे रिलेट करना, उसे याद रखना। ऐसी है सेकंड उसकी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में अगर आप समझोगे तो उसका रिदमिक पैटर्न, उसके इमोशनल रेस्पॉन्स और फीलिंग कैसी हुई आपको उसको पढ़ने के बाद, इंस्पायर रहे या फिर कंफर्ट रहे। आप सिर्फ उसको एक टेक्स्ट के हिसाब से मत पढ़े, आप इमोशंस के हिसाब से पढ़े कि एक राइटर ने उसमें किस तरीके से इमोशंस दिए हैं, उसकी थीम्स क्या रही है, उसकी फीलिंग क्या रही है आपको पढ़ने के बाद। यहाँ तक हो गया अप्रिसिएशन का काम। ये कंकर्ड है, कंकर्ड में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सिंथेसिस ये मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं ताकि इन पॉइंट्स पे मैं डिस्कस कर सकूं और आपको ईजिली समझा सकूं। अगर सिंथेसिस में देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि दो सिंपल सेंटेंस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का ही सिर्फ काम है। डायलॉग राइटिंग, इस पे जरूर आपको काम करना होगा। ये चीज़ें आप अगर ग्रामर के नाम से याद रखोगे तो नहीं हो पाएगी। डायलॉग राइटिंग के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज देखनी होगी और उन पर अपना बेहतर काम करना होगा। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये है सेकंड पार्ट जिस पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कमी करते हैं, लिटरेचर। मेरा मानना लिटरेचर को लेके ये है कि आप लिटरेचर को याद नहीं कर सकते। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आप चाहे रटने की कोशिश करो लेकिन रट नहीं पाओगे। लिटरेचर को सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का, आप उसे एक तरीके से कह सकता हूँ कि आप उसे लगाव रखें, तब जाके आप लिटरेचर को बहुत बेहतर समझ पाओगे। अगर आपका लगाव है लिटरेचर से, आप रोज पढ़ते हो, पढ़ के आपको खो जाते हो, उनकी इमेजिनेशन में जाते हो, आप उन कैरेक्टर को देखते हो, उनकी कैरेक्टर की इमेजिनेशन अपने माइंड में करते रहते हो, और वो जो थीम या वो जो इमोशंस एक राइटर उसमें उसके द्वारा हमें बताना चाह रहा था, वो अगर आप समझ पा रहे हो, वो अगर टच कर पा रहे हो एरिया, तब मैं समझता हूँ तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है ना चाहते हुए भी आपके। ऐसे ही लिटरेरी में अगर हम पार्ट ए में देखें तो इसमें जो है लिटरेरी फॉर्म्स है। लिटरेरी फॉर्म्स में आपको इमोशन और इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लाइन टू लाइन पढ़ना होता है। जैसे बैलेड, सोनेट क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, एपिक, मोक एपिक, हीरोइक कपलेट। जब तक आपको इनकी समझ नहीं होगी तब तक आपको लिटरेचर में डीपली और किसी भी पोइट्री या प्रोज में आप डीपली समझ पाओगे कि क्या क्या राइटर ने इसमें बेहतर किया है और क्या क्या इसमें कमियां रही हैं। अगर आप इन सभी को जान पाओगे तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक इन्हें पढ़े। इसके लिए एक बुक भी है, अगर मैं आप पढ़ना चाहोगे तो टीजीटी इंग्लिश के नाम से डॉक्टर रंजीत सिंह, इनकी एक बुक है। इसमें जो उनका जो सेकंड बुक है उनकी लिटरेचर के ऊपर, उसमें ये सब पूरा का पूरा सेक्शन एक एक बैलेड, ओट, सोनेट और ब्लैंक वर्स, ड्रामेटिक फॉर्म्स ऑफ बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, हर एक चीज़ उसमें दी गई है। आप उससे बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास कोई और बुक इससे अच्छी बुक का रेफरेंस है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें भी नहीं पढ़ी। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो वन एक्ट प्ले, मेमोयर, प्री रेफलेट्स, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ये चीज़ें भी वो है जो थोड़ा अलग है। इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज हम अगर इसको एनालाइज करके नहीं पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत होगी आने वाले पेपर में। इसके बाद का है पोइट्री सेक्शन। अब पोइट्री सेक्शन को अगर मैं बताऊं तो अगर आपने इससे पहले भी टीजीटी की तैयारी की है तो इसमें आपका काम थोड़ा आसान होगा। जैसे मैं वो आपको बताऊं कि DSSB टीजीटी इंग्लिश का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में,
उस एग्ज़ाम में अगर आपने तैयारी की होगी तो इसमें से बहुत बड़ा सेक्शन आपका उसमें से कवर हो जाएगा। मैंने सिर्फ उन्हीं पोइट्रीज को, उन्हीं पोएम को अंडरलाइन किया है जो कि उस सिलेबस में नहीं थी। लेकिन अगर आपने वो TGT DSSS का इंग्लिश का सिलेबस किया है तो आपको बहुत आसान होगा, और सिर्फ ये सेलेक्टिव ही आपको पढ़नी होगी और इनको कवर करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसे पढ़ने का, इसे करने का। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका अगर मेरे हिसाब से आप कहो तो आप बुक से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, जैसा भी हो सकता हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप जो खुद से पढ़ते हो ना वो सबसे बेस्ट पढ़ते हो। अगर आप खुद से अपने साथ बैठ के एक बार एक समरी लो पोएम की, लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि पूरा लाइन टू लाइन पढ़े। जो उसमें से इंपॉर्टेंट सोनेट है या जो उसमें ओपनिंग लाइन्स है या क्लोजिंग लाइन है उनको थोड़ा पढ़ लो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो। समरी पढ़ के अगर समरी से आप बहुत चीज़ें देख सकते हो। अगर आपने समरी ठीक से पढ़ ली तो उसमें जैसे आप थीम देख सकते हो, पोइट का आर्टिस्टिक जो उसकी क्रिएशन है, उसकी आर्टिस्टिक क्रिएशन है उसकी, वो सब समझ सकते हो। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आप एग्ज़ाम के मतलब बिल्कुल आने वाली चीज़ें, जैसे अगर आपने पहले मॉक दे रहे हो लगातार और इससे पहले भी अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो और कोई एग्ज़ाम दिया हो तो आप समझ सकते हो कि एक पोएम में से किस किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हुए और सेल्फ ही अगर समरी पढ़ के और उनसे अगर आप क्वेश्चन पुट अप कर सको, उसे नोट्स बना सको तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आसान होगा किसी बुक से या किसी टीचर से पढ़ने के मुकाबले। और आप अपने लिए सबसे बेहतर, आप अपने लिए चुनाव कर सकते हो खुद ही सबसे बेहतर कि मुझे किस समरी में कितना डीपली जाना चाहिए और किस में नहीं। ये हो गए सेक्शन का पार्ट, पोइट्री सेक्शन। और नंबर 3 पे आ गया ड्रामा। ड्रामा के लिए भी सेम ऐसा ही है। मैं तो कहता हूँ कि इसमें भी अगेन आपको ऐसा ही करना होगा कि 1 by 1 आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ से समरी पढ़िए, कैरेक्टर को ध्यान रखिए और कैरेक्टर के लिए एक फील रखें अपने मन में, एक इमेजिनेशन रखें उसको साथ साथ। ऐसे मत कि एक स्टोरी की तरह अगर आपको सुनोगे, आप उसे सुनोगे ना तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक मेमोरी में जाएगा आपकी और अच्छा लगेगा कि आपने वो याद नहीं, आपके पास आपके ऊपर वो बोझ नहीं बनेगा, एक अच्छा रहेगा वो याद रखने के लिए। ऐसे ही फिर इसमें अगर हम जाएं तो फिक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, स्पेशली TGT UP TGT LT ग्रेड में। ये जो सेक्शन है अंडरलाइन सेक्शन, ये DSSS के सेक्शन में नहीं था, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि मुझे भी ये प्रिपेयर करने होंगे 1 by 1। मैं भी यूट्यूब पे ऐसे ही प्रिपेयर करूँगा, 1 by 1 एक समरी लूँगा और उनमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो मैं लूँगा। काफ़ी सारी है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हम चाहे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 या 4 से 5 अगर प्रोज या पोइट्री अगर हम करें, उनकी समरी करें, उन पे नोट्स लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी होगा। ये हो गया प्रोज, पोइट्री और इनका सेक्शन। अब लास्ट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे, जो लास्ट में 4 टर्म दी गई थी, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और इंडियन राइटिंग्स। अगर आप इसमें देखो तो इसमें बहुत बड़ा वास्ट सेक्शन है। इसे पढ़ने के लिए आप मतलब क्या क्या कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको उसमें से ये समझ में आ जाए ना कि उस पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर या कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ते हुए, कोई क्रिएशन को पढ़ते हुए, तो उसमें से पढ़ना क्या है, उसमें से किस चीज़ों पे मुझे ध्यान देना होगा। जैसे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में आपको वर्ल्ड वार 2 की जो स्टोरी है ज़्यादा, उन पे ध्यान देना होगा। उसमें मेटाफिक्शन था, इंटरटेक्सचुअलिटी, मिक्सिंग जेनर्स थे, स्टाइल ब्लेंडिंग थी और पैरोडी थी जिसमें यूजिंग स्टाइल्स ऑफ अर्लियर वर्क्स मोकिंगली और मिक्स देम, और आयरनी थी, क्वेश्चनिंग ग्रैंड नैरेटिव्स थे। अगर आप इन नैरेटिव इन की एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखोगे तो जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उनमें आप इन चीज़ों को ढूंढोगे तो आसान होगा। कॉलोनियल लिटरेचर में भी ऐसा ही है। अंडर ब्रिटिश रूल इसमें हमें जो क्रिएशन रही है, जो राइटर रहे हैं, उनकी कौन कौन सी पोएम है, प्रोज है जो उन्होंने लिखे हैं, इंपीरियल पर्सपेक्टिव क्या रहा उनका, ये पढ़ने जरूरी है। क्रिएशन को पढ़ते पढ़ते आप इनको रिलेट करना होगा कि ये कॉलोनियल लिटरेचर में इस तरीके की डिमांड हमसे एग्जामिनर चाह रहा है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। उसका कल्चर कन्फ्लिक्ट होगा, ऑपरेशन होगा, एक्सप्लोइटेशन होगा, रेजिस्टेंस होगा, नेशनलिज्म होगा। ये नेशनलिज्म है इसमें बड़ा पार्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। अब चलते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। इसमें था इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा था, क्या इंपीरियलिज्म था और उसमें उसकी थीम्स क्या क्या थी, और आइडेंटिटी क्राइसिस थे इसमें मेन पार्ट, लैंग्वेज पॉलिटिक्स था, नेशन बिल्डिंग थे।
इस टाइम के अगर आप कोई क्रिएशन देखोगे, कोई राइटर अगर लिख रहा था, तो उनमें ये चीज़ें होंगी। आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, लैंग्वेज पॉलिटिक्स होगा, नेशन बिल्डिंग होगी, मेमोरी होगी और हिस्ट्री होगा। जैसे इसके कुछ राइटर इंपॉर्टेंट मैं आपको कह सकता हूँ, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, नसीम इज़िगिल, डायरेक्ट वॉलकॉट अफ्रीका से, और चिनुआ अचेबी। ऐसे ही इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी हो, जैसे इसमें हिस्ट्री, कल्चर, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, पार्टीशन, कास्ट, जेंडर और डायस्पोरा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट राइटर है, जैसे तोरू दत्त, श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, कमला दास, जयंत महापात्रा और झुम्पा लाहिरी। अब ये है एनालिसिस इस चीज़ का कि हमें पढ़ते हुए लिटरेचर को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और क्या क्या हम एक पोरोज को या एक पोइट्री को पढ़ते हुए हमें उनमें से किन किन चीज़ों का साथ के साथ पॉइंट आउट करना होगा, साथ के साथ एब्जॉर्व करना होगा, और उन्हें अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स लिखने होंगे, तब जाके ये चीज़ें आसान होगी। वरना इतना वास्ट सिलेबस है कि आप खत्म करने चलोगे तो तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ इसी के एनालिसिस के ऊपर थी। हालांकि कुछ गलतियाँ रही होगी मुझसे, अगर गलतियाँ रही होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें और बता सकते हैं कि इससे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और साथ साथ मैं सोच रहा हूँ, मैं करूँगा भी, इसमें से मैं खुद भी एक एक समरी को लेके एक एक, जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, पीबी शैली की जो है, इसकी मैं समरी लूँगा और उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। फिर उस पर मैं आपको दिखाऊँगा कि एक समरी से ही हम कितना कुछ टेक आउट कर सकते हैं एक पोएम से, और उसे फिर हम किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और साथ के साथ एक क्वेश्चन, एक सेट लेंगे जिसमें मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और हमने ये चीज़ नोट की थी एट द टाइम ऑफ समरी। ऐसे हम करेंगे। और मैं साथ के, अगर आप कमेंट में चाहते हो कि ऐसे कुछ वीडियो बने तो ज़रूर आप कमेंट करें। धन्यवाद।